स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये आपका डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है, इसे इम्पॉसिबिलिटी भी कह देते हैं और ये आपका सेक्शन 56 में स्पेसिफाइड है। अब बेसिकली फ्रस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है ना कि या तो कुछ चीज़ हुआ नहीं है, कुछ पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसे हम फ्रस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। अब फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में अगर देखें, अकरेंस ऑफ इंटरवीनिंग इवेंट or change of circumstances so fundamental as to be regarded by law both striking at the root of the contract। अब ये क्या कहता है कि फ्रस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट का कब होगा? जब बेसिकली कुछ ऐसा हो गया, कोई ऐसा इवेंट आ गया या सर्कमस्टांसिस चेंज हो गए कि जो फंडामेंटल चीज़ थी या कॉन्ट्रैक्ट का बेस था वही ख़त्म हो गया, एज एंटायरली बियॉन्ड वॉट वॉज कंटेम्पलेटेड बाय द पार्टीज़। कि भाई मेरी सोच से परे, बहुत दूर, कि मैं जो सोच भी नहीं सकती थी, कुछ ऐसा हो गया, इसकी वजह से मेरा कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया। अब बेसिक इस पे मैक्सिम क्या है? लेस नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया, द लॉ डज नॉट कंपेल अ मैन टू डू वॉट ही कैन नॉट पॉसिबली परफॉर्म। अब मान लो मैं कुछ काम कर ही नहीं सकती, मेरी पावर्स के बियॉन्ड है, मेरे सर्कमस्टांसेस के बियॉन्ड है, क्या उन केसेस में मुझे फोर्स किया जा सकता है मेरा पार्ट करने के लिए, या मैंने कोई वादा किया था वो करने के लिए, लेकिन अब ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि वो आप कर ही नहीं सकते, तो वहाँ पर क्या कहा जाता है कि लॉ उस चीज़ को कंपेल नहीं कर सकता और इसी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि एक पार्टी के सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं या कुछ और ऐसा सर्कमस्टांस बन गया, देश में लड़ाई झगड़ा हो गया है, वो चीज़ ही एक्सटेंड कर गई है, कुछ भी, तो वहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट बोलेंगे। अब सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये दिया हुआ है, वो क्या कहता है? एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। कोई ऐसा एक्ट जो इम्पॉसिबल था उसका आपने अग्रीमेंट बना लिया। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इज़ इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ। और अगर कोई इम्पॉसिबल एक्ट का आप अग्रीमेंट बनाते हो ना, तो उसे हम कहेंगे वो वॉइड है। ठीक है, वॉइड कि मतलब उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते। कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। जिस दिन मैंने बनाया कॉन्ट्रैक्ट, उस दिन वो चीज़ पॉसिबल भी थी और लॉफुल भी थी, लेकिन आज मैंने बनाया 25 दिसंबर को और वो 2 दिन बाद इम्पॉसिबल हो गया या अनलॉफुल हो गया। कोई ऐसी कमोडिटी थी जो अब इलीगल हो गई ट्रेड करनी या ख़त्म हो गई, या किसी पार्टी की मान लो डेथ हो गई या कुछ और सर्कमस्टांसेस, तो वो इम्पॉसिबल हो गया। मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, कल को मैं मर गई अगर, तो मेरे बिहाफ पे कौन करेगा? इम्पॉसिबल हो गया। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसके बाद वो इम्पॉसिबल हो जाता है या अनलॉफुल हो जाता है, तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो गया। ठीक है, अब ये क्या कहता है? कंपनसेशन फॉर लॉस। हमने देखा इंट्रोडक्शन में कि हर एक चीज़ का कंपनसेशन मिलेगा आपको, तो कंपनसेशन कैसे मिलेगा? कंपनसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नोन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। अब अगर मुझे पहले ही से ही पता था कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है या अनलॉफुल है, फिर भी मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाती हूँ, तो वहाँ पर अगर किसी भी पार्टी का कोई लॉस होता है, तो जिसका लॉस हुआ है उसको कंपनसेशन मिलेगा। वेयर वन पार्टी या वन पर्सन हैज़ प्रॉमिस टू डू समथिंग, जो उसे पता था कि माइट हैव नोन एंड विच द प्रॉमिस इट डिड नॉट नो टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। प्रॉमिसर को पता था कि ये चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल हो सकती है या अनलॉफुल हो सकती है, लेकिन प्रॉमिसी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। सच प्रॉमिसर मस्ट मेक कंपनसेशन टू सच प्रॉमिसी। तो उस केस में मतलब बेसिकली फॉल्टी पार्टी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर किसी ने जानते बूझते किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया, तो वहाँ पर उसे अपनी गलती की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब जैसे कि इलस्ट्रेशंस देखिए, ए अग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। अब क्या खजाना आप मैजिक से ढूंढ सकते हो? नहीं, इम्पॉसिबल है, तो एग्रीमेंट इज वॉइड। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मैरिज, ए गोज मैड। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पॉसिबल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो गया।
A contracts to marry B, being already married to C, and being forbidden by the law to which he is subject to practice polygamy. और A ने B से शादी करने के लिए वादा किया और A की शादी ऑलरेडी C से हुई थी. यहाँ पर पॉलीगैमी अलाउड नहीं था, तो A को कंपनसेशन देना पड़ेगा टू B फॉर द लॉस कॉज टू हर बाय द नॉन परफॉर्मेंस. ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है तो वो वहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद भी एक चीज़ इम्पॉसिबल या अनलॉफुल हो सकती है. अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम एक भी पार्टी को पता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड होएगा या इम्पॉसिबल या अनलॉफुल होगा, उस केस में गिल्टी फॉल्टी पार्टी को दूसरे को कंपनसेशन देना पड़ेगा. ठीक है, अब देखिए ई इलस्ट्रेशन. ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्ट एट अ थिएटर फॉर 6 months इन कंसिडरेशन ऑफ सम. अब मैंने बोला कि मैं उस थिएटर में एक्ट करूँगी 6 महीने के लिए. ऑब्वियसली मैं वहाँ पे एक्ट करूँगी तो मुझे पैसा भी चाहिए. ऑन सेवरल ओकेजन्स ए इज़ टू इल टू एक्ट. बहुत सारी तारीखों पे ए की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि वो वहाँ पे एक्ट कर ही नहीं सकता था. द कॉन्ट्रैक्ट टू एक्ट ऑन दोज ओकेजन्स बिकम्स वॉइड. अब मैं इतनी बीमार हूँ कि मैं खड़ी नहीं हो सकती, तो आप मुझे ज़बरदस्ती थोड़ा ना वहाँ पे खड़ा करोगे. इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया और इम्पॉसिबल होने की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया. राइट, अब हम देखते हैं इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी मीन्स when one party did not know about the impossibility of performance and the agreement was already impossible. पता ही नहीं था कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो मैं बनाने जा रहा हूँ, वो इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता, एंड फिर भी हमने बना लिया. या सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कुछ चेंजेस आ जाते हैं. सुपरवीनिंग के आपके एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, तो हम उसे बोलेंगे सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. अब इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ए अग्रीज टू पे 2 crore टू बी इफ़ ही ब्रिंग्स अ डेड मैन टू लाइफ. ऑब्वियसली इनिशियली डेड मैन को लाइफ में ला ही नहीं सकते, तो वो वॉइड हो गया. डिस्कवर्स ट्रेजर बाय मैजिक, ये भी इनिशियली ही वॉइड था, इम्पॉसिबल था, तो यहाँ पर भी दिस अग्रीमेंट इज ऑल्सो वॉइड. फिर इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट वुड बी अनलॉफुल टू डू दैट, द अग्रीमेंट इज़ वॉइड. सेक्शन 23-24 अगर आपका अनलॉफुल है तो वहाँ पर भी आपका अग्रीमेंट इज़ वॉइड. A married person agrees to marry B and it is forbidden by the law to which he is subject to polygamy. A ने वादा किया B को, लेकिन वहाँ पे पॉलीगैमी हो नहीं सकती है, वो ऑलरेडी मैरिड था. The agreement by A to marry is void as it amounts to initial legal impossibility. कि लीगली उस एक्ट को फॉरबिड किया गया था. अभी जैसे होता है कि वैसे इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी कि वो चीज़ हो ही नहीं सकती. इनिशियल लीगल इम्पॉसिबिलिटी से ये चीज़ ये कहना चाह रहा है चीज़ हो सकती है, शादी हो सकती है, उसमें कोई मनाही नहीं है, ए भी है बी भी है, लड़का लड़की हैं, लेकिन लीगली एक इम्पेडिमेंट है, एक ऑब्स्टेकल है, उसको हम कवर नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर इनिशियल लीगल इम्पॉसिबिलिटी. अब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कम्स इन टू प्ले व्हेन आफ्टर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हो, इट बिकम्स ईदर इम्पॉसिबल इलीगल टू परफॉर्म. अब जैसे कौन कौन से टाइप्स में आ सकता है? नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट ड्यू टू चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, डेथ या इनकैपेसिटी. अभी देखा ना, वो थिएटर पे एक्ट करता है लेकिन वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार था. डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि जिस चीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वही ख़त्म हो गया. चेंज ऑफ लेजिस्लेशन, लॉ चेंज हो गया. इंटरवेंशन ऑफ वॉर, के लड़ाई झगड़ा हो गया देश में, इंट्रा भी हो सकता है, इंटर कंट्रीज भी हो सकता है, कोई भी. सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के एग्जाम्पल्स. ए अग्री टू सेल हिज कार टू बी फॉर 2 lakhs. ठीक है, बिफोर दिस टाइम इज़ फिक्स्ड द कार इज़ डिस्ट्रॉयड. अब एक्सीडेंट में कार ही ख़त्म होगी. जिस दिन अग्रीमेंट बना उस दिन आपके पास गाड़ी भी थी, पैसे भी थे, सब चीज़ थी, लेकिन अब
मैंने 3 महीने बाद देनी थी, 1 महीने बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ही ख़त्म होगी, तो ये हो गया आपका सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अब डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टी। ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी बाय सर्टन डे। अब मैं बहुत बड़ी पेंटर हूँ, मतलब इतना अच्छा मैं ड्राइंग करती हूँ, तो ऑब्वियसली कोई मुझसे ही ड्राइंग करवाएगा या मेरे बेटे से करवाएगा, ऑब्वियसली मुझसे कराता है। तो ए ने प्रॉमिस किया कि वो एक पिक्चर बनाएगा बी के लिए, मान लो 10 दिनों तक। अब उस 10 दिनों में मान लो आज मुझे बोल के गया मेरी कल ही डेथ हो जाती है, ए डाइज बिफोर दैट डे, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड ईदर बाय एज रिप्रेजेंटेटिव और बाय बी। ठीक है, क्योंकि मैं पेंटर हूँ, मेरे जो बनाएंगे लीगल हेयर्स वो तो वैसी वाली ही पेंटिंग बनाएंगे ना जैसे मजनू ने बनाई थी वेलकम मूवी में। मुझसे बनवानी थी तो अब मैं हुई नहीं, तो इम्पॉसिबल हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि सब्जेक्ट मैटर ही ख़त्म हो गया। अगर वो सब्जेक्ट मैटर ख़त्म हो जाएगा तो फिर किस बात पे लड़ेंगे। अब यहाँ पर एक पार्टी ने म्यूज़िक हॉल लिया था कुछ परफॉर्मेंस करवाने के लिए, वो म्यूज़िक हॉल बिफोर द डे ऑफ परफॉर्मेंस आग लग जाती है, वहाँ पर आग लगने की वजह से वो हॉल ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर भी आपकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल होगी। ये केस है आपका टेलर वर्सेस कैडवेल का, जहाँ पे वो जो हॉल था म्यूज़िक हॉल वो ख़त्म हो जाता है आग लगने की वजह से। अब वो ही ख़त्म हो गया तो आप किस बात पे लड़ाई करोगे, आपने तो किया नहीं है ऑब्वियसली। नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ड्यू टू चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस, के अब कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस हो गए जिसकी वजह से वो इवेंट हो ही नहीं सकता, वहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। जैसे क्रेल वर्सेस हेनरी में क्या हुआ, कोरोनेशन प्रोसेशन निकलना था, जैसे राजा महाराजा जो होते हैं उन लोगों का निकलता होगा प्रोसेशन, मतलब जुलूस टाइप कहते हैं। ठीक है, सब लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है वो सब देखने के लिए। अब वहाँ पे घर जैसे हम होता है ना कि कहीं पे मान लो गणपति निकलते हैं तो लोगों को बड़ा चाव होता है देखने के लिए, उनको इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे ही घर मिल रहे थे, फ्लैट्स मिल रहे थे किराए पे, किसी ने ले लिया कि वो राजा का कोरोनेशन देखेगा, उसका प्रोसेशन देखेगा। अब वो प्रोसेशन कैंसिल हो गया क्योंकि किंग की हालत बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब थी, या मान लो बहुत ज़्यादा बीमार थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो गए और उसकी वजह से वो इवेंट हुआ नहीं, नॉन अकरेंस हो गया, तो वहाँ पर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब इंटरवेंशन ऑफ वॉर। इंटरवेंशन ऑफ वॉर का क्या मतलब है कि ए और बी ने एक कंट्रीज़ हैं, उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। जैसे आप लोगों को पता है हमारे साथ मान लो चाइना का अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है इंडिया चाइना का, तो हम तो इंपोर्ट बंद कर देंगे, हम तो बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, तो इंपोर्ट बंद कर देंगे। तो वहाँ पर अगर किसी के कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है आपस में, वो थोड़ा ना इंपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि इंटरवेंशन ऑफ वॉर हो गया। अब चाइना से माल लेके आना, सामान लेके आना गलत हो गया, तो जब वो चीज़ ही गलत होगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म करोगे। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू टेक इन कार्गो फॉर बी एट अ फॉरेन पोर्ट। ठीक है, एज गवर्नमेंट आफ्टरवर्ड्स डिक्लेयर्स वॉर विद द कंट्री जहाँ पे वो पोर्ट था, तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया कि अगर किसी फॉरेन पोर्ट से लाना था सामान और वहाँ पर गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि वॉर हो गया, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। अब देखो एवरी वर्सेस बॉर्डन का एक केस है। ए चार्टेड बीज शिप एट ओडिशा अ रशियन पोर्ट एंड बोला कि भाई मैं शिप को 45 दिनों में लोड कर दूंगा। अब ए कार्गो नहीं लेके आया और उसने बोला कि भैया मेरा कार्गो का इंतज़ाम नहीं हो रहा, मैं कोई कार्गो कुर्गो नहीं लेके आ रहा, अब अपना देखो जो भी करना है। द मास्टर ऑफ द शिप कंटिन्यू टू इस्ट, मास्टर ने क्या बोला कि भाई नहीं तू कर लेगा इकट्ठा, मुझे तुझ पे विश्वास है। वो लगा रहा क्योंकि अब मेरी बहुत अच्छी डील हुई थी, मैं चाहती थी कि दूसरा बंदा कर ले। कभी कभी होता है ना कि बहुत अच्छी डील हुई होती है तो आप ना उसे मोटिवेट करने लग जाते हो। यहाँ पर भी मास्टर ऑफ द शिप ने मोटिवेट करना शुरू कर दिया। इससे पहले 45 दिन ओवर होते क्रिमेनियन वॉर हो गया। क्रिमेनियन वॉर हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, अब इलीगल हो गया टू लोड कार्गो एट अ हॉस्टाइल पोर्ट। अब वहाँ पर कार्गो अब लोड नहीं कर सकते थे। अब लोड नहीं कर सकते थे तो कॉन्ट्रैक्ट जो था अभी सबसिस्ट कर रहा था। अब कॉन्ट्रैक्ट सबसिस्ट कर रहा था क्योंकि मैंने अभी उसके कॉन्ट्रैक्ट के रिसीशन को या उसके डिनाइल को टू परफॉर्म, किसके, ए को, ए ने मना किया ना मैं कार्गो नहीं लेके आ रहा,
लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट तो जिंदा है, उसको तो लास्ट डे 45 दिनों तक लाना था। अब यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो गया, एक वॉर हो गया और ये इलीगल हो गया। तो क्वेश्चन क्या था कि वेदर ए हैड बिन डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। अगर ए मना करता है कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं करूँगा, तो वहाँ पर उसे कंपनसेशन देना पड़ता है। लेकिन बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ज़िंदा रखा। उस कॉन्ट्रैक्ट को ज़िंदा रखने की वजह से वॉर हो गया, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वॉर होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट अपने आप इम्पॉसिबल हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया तो वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, और जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो किसी को भी अपना पार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इन दिस केस ए के रिफ्यूज़ल की बात कि वो कार्गो लोड नहीं करेगा, बी कुड हैव रिसिंडेड द कॉन्ट्रैक्ट। बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके ए के अगेंस्ट एक्शन लेके आता कि मैं तो इसी के इंतज़ार में बैठा था। लेकिन वो भाई साहब क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं भाई तू कार्गो ले आ, और अपने कॉन्ट्रैक्ट को उसने ज़िंदा रखा। अब कॉन्ट्रैक्ट ज़िंदा है, वॉर होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता था क्योंकि वो अनलॉफुल हो गया, और अनलॉफुल होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तो अब ए के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, ए इज सेट फ्री। नेक्स्ट आपका आता है चेंज ऑफ लेजिस्लेशन, कि अगर हमारा जो लॉ है कंट्री में वही बदल जाए। ए अग्री टू सेल इम्पोर्टेड गुड्स टू बी, कि मैं इम्पोर्टेड गुड्स बी को बेचूंगा। जब गुड्स का या कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हुआ था, ये गुड्स इंपोर्ट करना अलाउड था। सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन गुड्स की इंपोर्ट को बैन कर दिया। द अग्रीमेंट वॉज वैलिड इनिशियली वो वैलिड था, लेकिन वो बाद में वॉइड हो गया, तो इसे हम बोलेंगे सब्सिक्वेंट लीगल इम्पॉसिबिलिटी। अब इसमें जो लैंडमार्क केस है वो है सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीराम बेंगुर का। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है, और इसके ऊपर ऐसे आ सकता है कहीं पे भी क्वेश्चन कि भाई सत्यव्रत घोष वाला एग्जाम्पल या केस लॉ के थ्रू आप एक्सप्लेन कीजिए कि क्या सेटल हुआ था। या प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है कि सत्यव्रत घोष वाला कौन से सेक्शन से रिलेटेड केस है। तो यहाँ पर क्या होता है, द रिस्पोंडेंट्स कंपनी ओन्ड अ लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड। रिस्पोंडेंट कंपनी थी, बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने लिया कि भाई हम रेजिडेंशियल पर्पसेस वहाँ पे फ्लैट वगैरह बनाएंगे और लोगों को बेचेंगे। अर्नेस्ट मनी दे दी लोगों ने, और उसके बाद क्या हुआ कि मान लो एक्स एक बिल्डर है, बिल्डर ने घर बनाने थे, लेकिन उस लड़ाई झगड़ा हो गया। गवर्नमेंट ने उस लैंड को फॉर आर्मी पर्पसेस के लोगों को रखने के लिए या आर्मी के लिए, मान लो बॉर्डर एरियाज़ में हो, वो जगह जो थी वो ले ली। कंपनी क्या चाहती थी कि एग्रीमेंट को कैंसिल कर दे, ये नाम लेके कि हाय हाय गवर्नमेंट ने तो ले ली अब ज़मीन, अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। तो क्या होता, लोगों के पैसे तो मर गए। अब डिफेंडेंट ने बोला कि भैया ये तो बड़ी गलत बात है कि अब आपने ज़मीन ले ली है, तो ज़मीन ले ली है तो अब हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करेंगे। बट मुद्दा क्या वहाँ पर हुआ कि भाई कोई टाइम फ्रेम नहीं था कि जितने टाइम में वो बिल्डर्स को पोजेशन देनी थी, या जो रिक्विजिशन थी, गवर्नमेंट ने जो लैंड लिया था आर्मी के लिए, वो भाई वॉर के लिए लिया था, वो आधा महीना भी हो सकती है, 1 साल भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है, सिर्फ एक टेम्परेरी नेचर का था। गवर्नमेंट ने उस ज़मीन को अपने नाम नहीं करा लिया, वो नहीं बोला कि ये हमारी ज़मीन थी, बस सिर्फ पर्पस के लिए यूज़ किया था। तो यहाँ पे इनडेफिनेट डिले भी नहीं था, और आपका जो ज़मीन का रिक्विजिशन था या एक्वायर की गई थी वो भी सिर्फ टेम्परेरी नेचर की थी। तो जब टेम्परेरी नेचर की थी तो ये कंपनी ज़मीन पे फ्लैट बनाने को या जो घर बनाने हैं उनको मना क्यों कर रही है? तो कोर्ट को ये बात समझ नहीं है। ही फाइल्ड अ सूट ऑन 18th century 1946 एंड क्लेम कि भाई कंपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अग्रीमेंट से बाउंड है। कोर्ट सेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नॉट बिकम इम्पॉसिबल, कि भैया आपको फ्रस्ट्रेट कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को उसे इम्पॉसिबल कराना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था उसमें इंटरप्शन ऑफ वर्क नहीं है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सिर्फ एक थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड हो रहा है, क्योंकि रिक्विजिशन या गवर्नमेंट की एक्विजिशन जो थी वो टेम्पररी नेचर की है, और आपने कोई टाइम लिमिट भी नहीं स्पेसिफाई की थी। ठीक है, 1 साल में नहीं दे पा रहे, आप 2 साल में दे दो। तो यहाँ पर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो बना वो उन्होंने बोला कि इम्पॉसिबल नहीं है और कंपनी को अपना काम करना पड़ेगा।
अब नेक्स्ट आपका आता है केसेस नॉट कवर्ड बाय डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कि अब कमर्शियल हार्डशिप। कमर्शियल कैसी, मैं कहती हूँ कि मैंने तेल जो आपसे बात करी थी वो तो 20 रुपये का था जिस टाइम बात करी थी, आज जी 25 रुपये का हो गया, मैं तो आपका काम करके नहीं देता। तो ये चीज़ आपका अलाउड नहीं है, कमर्शियल हार्डशिप को हम काउंट नहीं कर सकते। सेल्फ इंड्यूस्ड, कि मैंने खुद से प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है या कोई भी और मैंने अपने सर्कमस्टांसेस कर दिए, तो वहाँ पर भी नहीं। दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो थर्ड पार्टी के कुछ भी करने की वजह से ए एंड बी के कॉन्ट्रैक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई अगर एक छोटा मोटा ऑब्जेक्ट फेल भी हो जाता है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपका फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। कंप्लीटेड ट्रांसफ़र या एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स के भाई जो कंप्लीट ही हो गए हैं, पूरे ही हो गए हैं, उनमें डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कैसे ही एप्लीकेबल होगा, तो वहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन केसेस में ये आपके एप्लीकेबल नहीं है, इनको आप एक्सेप्शंस या केसेस नॉट कवर्ड में डाल सकते हो। बाकी जो हमने ऊपर 5 पॉइंट्स पढ़े हैं उनमें आपका फ्रस्ट्रेट होता है। सत्यव्रत घोष का जजमेंट बेस्ट है, वो ज़रूर लिखना है। अगर आप कहीं नहीं लिखते हो तो मे बी आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।